Mataram student, welcome to the Tripathi tutorials. This is Abhishek Tripathi. Students, this is the third part of the chapter Human Eye and Colorful World. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और इसके प्रीवियस दो पार्ट जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिस प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस किया है और साथ ही साथ आई डिफेक्ट के बारे में। तो जिन लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और आज हम लोग बेसिक फिनोमिनन के बारे में जानेंगे। जो नेचुरल फिनोमिनन हैं वो किन कारणों से होते हैं उसके बारे में इस सेशन में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ प्रिज्म। पहले हम प्रिज्म जानें कि प्रिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद से हम डिस्कशन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है वो ग्लास का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें टोटल 5 फेसेस होते हैं, 5 फेस होते हैं टोटल, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 जो होते हैं वो आपके ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 5, जिसमें से आपका 3 जो होता है वो रेक्टेंगुलर फेस होता है और 2 जो होता है वो आपका ट्रायंगुलर फेस होता है। ठीक है, और ये बना किसका होता है? ये ग्लास का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है और 3D शेप होता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। टू वी नो अबाउट व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हमारे प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम बस उसका यूज कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है और इसमें क्या होता है कि जो लाइट होती है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, जिसके कारण उसके पाथ में कुछ डेविएशंस होते हैं। लेट्स सी हियर, प्रिज्म की बात करेंगे। इट इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय ट्रायंगुलर एंड 3 रेक्टेंगुलर सर्फेसेज। ओके, द रेक्टेंगुलर सर्फेसेज आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज। जो रेक्टेंगुलर सर्फेस हैं वही इसके रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होते हैं। द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर सर्फेसेज के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब इज एज फॉलोज। अगर हमसे पूछा जाए कि ग्लास स्लैब, जो सिंपल सा एक स्लाइड होता है ग्लास का, उसमें और ग्लास प्रिज्म दोनों में रिफ्रैक्शन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इमर्जेंट रे जो होती है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है ग्लास स्लैब में। ठीक है, बट in case of prism, emergent ray is not parallel to the incident ray because opposite faces of prism आई आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि बेसिक अगर हम लोगों से डिफरेंस पूछा जाए कि ग्लास स्लैब और ग्लास प्रिज्म दोनों में रिफ्रैक्शन होता, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि ग्लास स्लैब में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फेसेस जो होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिस्पर्सन, जो कि बेसिकली हमें पढ़ना है। ठीक है, ये भी जनरली हम लोगों ने जो पढ़ा वो जनरल इंट्रोडक्शन था प्रिज्म और थोड़ा रिफ्रैक्शन के बारे में। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो हमें डिस्पर्सन पढ़ना है। इट इज़ डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। व्हेन लाइट, सनलाइट की बात करते हैं, इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। It splits because we know white light is a combination of 7 colors and each color on entering the prism get refracted by different angle due to which different colors is obtained on the screen। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि डिस्पर्सन है क्या। डिस्पर्सन बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि जो लाइट होती है, वाइट लाइट या सनलाइट की बात करें तो सनलाइट को हम लोग वाइट लाइट कहते हैं। तो जो वाइट लाइट होती है वो
बैंड ऑफ 7 कलर्स होते हैं, यानी उसमें 7 कलर्स आपस में मिले होते हैं। उसमें आपका 7 कलर्स जो होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में विवग्योर कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, रे वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और रेड। मतलब ये आपके विवग्योर में टोटल 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर्स को जब मर्ज कर दिया जाता है तो बनता है वाइट लाइट। तो जो सन लाइट होती है वो वाइट लाइट कही जाती है, क्योंकि वो इन्हीं 7 कलर से मिलकर के बना है। तो प्रिज्म का काम क्या है कि जब किसी भी वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो वहाँ पे जो ये वाइट लाइट होती है वो बैंड ऑफ 7 कलर्स में अलग अलग डेविएट हो जाती है। और सभी कलर्स जो होते हैं अलग अलग डेविएट होते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग होती है, तो इसलिए अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ, क्योंकि ये जो आपका रिफ्रैक्शन का केस है, क्योंकि लाइट में रिफ्रैक्शन ही हो रहा है यहाँ पे प्रिज्म से, तो रिफ्रैक्शन के केस में जो लाइट होता है वो इसके वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में, कि लाइट हैज डुअल कैरेक्टर, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो पार्टिकल के अभी जो है वो क्लास 10th में हमें नहीं पढ़ने हैं। पार्टिकल के जो भी फिनोमिनन है वो हमें 11th और 12th में पढ़ने हैं। तो अभी हम लोग केवल जान रहे हैं वेव नेचर के बारे में। तो यहाँ पे वेव नेचर होने के कारण ही उसका वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग जो 7 हमारे कलर्स हैं उनको कॉमनली हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। बैंड ऑफ 7 कलर्स को बोला जाता है स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन कब होता है? जब वाइट लाइट यानी सनलाइट को हम लोग पास आउट कराते हैं एक ग्लास प्रिज्म से। तो ये बैंड ऑफ 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसमें आपके 7 कलर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, कि एक ग्लास प्रिज्म से जब वाइट लाइट को हम पास आउट करा रहे हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप उसमें देख रहे हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट जो है वो सबसे नीचे की तरफ है और रेड जो है वो सबसे ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे 2 आर्डर हमें समझने हैं। रेड जो कलर है वो सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट जो होता है वो सबसे अधिक डेविएट होता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की सबसे अधिक होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेविएशन ऑफ द लाइट। यानी वेवलेंथ जिसकी अधिक होगी उसमें डेविएशन कम होगा, वेवलेंथ जिसकी कम होगी डेविएशन उसमें अधिक होता है। यानी वेवलेंथ और डेविएशन ऑफ लाइट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। स्पेक्ट्रम में इसी ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट, जब भी आप लोग फॉर्मेशन करेंगे ग्लास प्रिज्म से तो आप हमेशा इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ऑरेंज, रेड बना देते हैं, वायलेट को ऊपर कर देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा आपको इसी ऑर्डर में बनाना है कि रेड आपका ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रेड में डेविएशन सबसे कम होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे हम कुछ फिनोमेनन पढ़ेंगे जिसमें हमें इस डेविएशन और इस वेवलेंथ का यूज समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, अब जनरली देखते हैं कि जितने भी सिग्नल्स वगैरह बनाए जाते हैं क्यों रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर में डेविएशन सबसे कम होता है। रेड कलर की लाइट जो होती है सबसे दूर तक ट्रेवल करती है। जितने लेज़र लाइट या इंडिकेटर्स वगैरह जो भी बनाए जाते हैं वो सब रेड, येलो और ऑरेंज के ही बनाए जाते हैं। ब्लू, ग्रीन, इंडिगो नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है तो इनमें डेविएशन होता है, यानी ये फैल जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। और रेड जो होता है स्कैटर्ड नहीं होता। इसी से सवेरे सिग्नल्स जो होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। ऑलमोस्ट इंडिकेटर्स वगैरह भी रेड, ऑरेंज या येलो के ही होते हैं, जिससे कि दूर तक दिखाई दे। इनफैक्ट आपको, अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी पीके, बड़ी फेमस मूवी थी, तो उसमें एक जगह पे इन्होंने इस साइंस को बताया भी है कि उसमें वो जो एक्टर होता है आमिर खान, वो एक येलो कैप पहन करके घूमता है। तो जब उससे एक्ट्रेस पूछती है कि आप ये येलो कैप क्यों पहने हैं, तो वो कहता है कि क्योंकि येलो जो होता है वो फोकस मारता है, दूर से ही फोकस मारता है, जिससे कि गॉड हमको पहचान लेंगे कि यही पर्सन है। तो वहाँ पर वो जो है वो बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिक है
कि येलो कलर जो होता है वो दूर से ही फोकस मारता है, इसी वजह से वो दूर से ही दिख जाता है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि जितने भी स्कूल बसेज होते हैं, स्कूल वैन होते हैं, सबको येलो कलर से ही पेंट किया जाता है। उसको हम ग्रीन कलर से भी कर सकते हैं, बट वो येलो कलर से इसीलिए कि वो दूर से ही दिख जाए। तो आप कह रहे होंगे सर येलो से तो बेहतर आपका रेड है, रेड को क्यों नहीं यूज करते? रेड को हम इसलिए नहीं यूज करते कि रेड जो हो थोड़ा सा आँखों पर उससे हार्म होता है, आँखों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वो बहुत ही कह सकते हैं एक तरह का हार्मफुल कलर है, इसीलिए रेड सिग्नल को जनरली लोग डेंजर का ही सिंबल मानते हैं। तो येलो जो होता है वो दूर से फोकस भी मारता है और साथ ही साथ जो है वो आँखों को रिलीफ देता है, इसी वजह से येलो कलर के सारे बसेस पेंट किए जाते हैं आपके स्कूल के, जिससे कि दूर से ही दिखाई दे जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए वेवलेंथ डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, रेड कलर। ठीक है, तो वेवलेंथ घटता है क्योंकि आप लोगों ने वेव में एक रिलेशन पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल्स टू होता है न्यू लेमडा। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, और लेमडा जो होती है वेवलेंथ होती है। तो उन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो इन्वर्सली होते हैं। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की सबसे कम होती है और फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। ठीक है, रेड कलर लीस्ट डेविएट होता है और वायलेट कलर मैक्सिमम डेविएट होता है। द 7 कलर्स कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। अगर इन सातों कलर्स को अगर हम रिकम्बाइन कर दें, आपस में जोड़ दें, तो ये फिर से वाइट लाइट का ही फॉर्मेशन करते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। ठीक है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है? रेनबो। रेनबो का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के ही कारण होता है। तो रेनबो है क्या? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। ईच रेन ड्रॉप act as a teeny glass prism. Rainbow is always formed opposite to the sun. White light enters these raindrops. Different colors rays are refracted through different angles due to which the rainbow is formed. ठीक है, तो देखिए रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एक नेचुरल एग्जाम्पल है। जब बारिश हो रही होती है और उसी समय अगर सनराइज हो जाता है, तो जब जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उन पे जब सन रेज पड़ती हैं तो वो बिहेव करते हैं लाइक अ टीनी प्रिज्म। ठीक है, तो जिसके कारण जो उस पर लाइट पड़ती है वो डेविएट होकर के रेनबो का फॉर्मेशन करती है। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सन रेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में सन राइज करता है उसी डायरेक्शन में कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके सामने की तरफ बनेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में सन रेज जा रही हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम लोग जनरली इसको बोलते तो हैं रेनबो यानी कि इंद्रधनुष, बट अगर आपसे पूछा जाए इसकी साइज़ कैसी होती है, एग्जैक्ट साइज़ क्या होती है, तो ये बिल्कुल रिंग जैसा होता है। ठीक है, हम सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे रहते हैं इसलिए हमें ये बो जैसा, धनुष जैसा दिखाई देता है। बट अगर हम कहीं हाइट पे हो, किसी हिल पे हो, सपोज दैट एवरेस्ट पे या किसी ऐसी जगह पे, या फिर हम अगर फ्लाइट में हो तो वहाँ से अगर हम रेनबो को देखते हैं तो वो बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगा, क्योंकि उसका एग्जैक्ट शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है, न कि बो के ही जैसा होता है। लेकिन हमें सरफेस पे देखते हैं इस वजह से हमें बो ही जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें ऑर्डर क्या होता है। द कलर्ड पैटर्न विवग्योर फॉर्म बाई अ प्रिज्म बाई स्प्लिटिंग द इंसिडेंट वाइट लाइट इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। आपको पहले भी बताया जा चुका है। By having two prisms united to each other, one can recombine the light to get white light again. ठीक है, तो देखिए कि अगर हम ये जो लाइट है, जो वाइट लाइट जो है वो एक प्रिज्म से पास आउट कराए तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, लेकिन अगर उन 7 कलर्स को फिर से दोबारा हम एक प्रिज्म से पास आउट कराएं तो वो फिर से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि अब फिगर में आप देख रहे हैं कि हाँ, ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि दोनों जो प्रिज्म होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो डेविएशन होता है वो हमेशा थीकर साइड में होता है। तो जो डेविएशन जो होता है वो प्रिज्म के हमेशा थीकर साइड में होता है। इसी वजह से जब अपोजिट डायरेक्शन में एक और हम प्रिज्म रखते हैं सेकेंड प्रिज्म को, तो जो बैंड ऑफ 7 कलर होती है वो फिर से डेविएट होती है थीकर साइड में और वो कन्वर्ट हो जाती है वाइट लाइट में। तो इसे हम कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट पहले 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, भी 7 कलर्स रिकम्बाइन होकर के
वाइट लाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर में कई बार पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन, तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्लस रिफ्रैक्शन यानी एटमॉस्फेयर के कारण होने वाला रिफ्रैक्शन। It is due to different layer of atmosphere having varying densities. Upper one are rarer and layer क्लोज टू अर्थ सरफेस आर डेंसर। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेयर के कारण होने वाला रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब एटमॉस्फेयर में कैसे होता है रिफ्रैक्शन, क्योंकि आप जानते हैं जो स्पीड ऑफ सनलाइट होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब वो लाइट जो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 स्फीयर्स आपने पढ़ा होगा, 5 लेयर्स हैं। तो उसमें जो ऊपर के हैं वो तो थोड़े रेयरर हैं, यानी पार्टिकल्स वहाँ दूर दूर हैं। लेकिन जैसे जैसे अर्थ के पास आती है लाइट, ये जो लेयर्स हैं वो थोड़े डेंसर हो जाते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को ये थोड़ा सा इफेक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हैपेंस। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब लाइट की स्पीड में कोई भी चेंजेस होती हैं तभी रिफ्रैक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल नहीं है, तो वहाँ तो मैक्सिमम है, लेकिन जब वो आ जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो रिफ्रैक्शन होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एयर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अपेरेंट पोजीशन। ठीक है, देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमें तारे जो होते हैं टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, या फिर उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है वो हमें नहीं दिखाई देता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट फ्रॉम अ स्टार passes through the atmosphere, they mix continuously. So when the star is in line of sight, it is visible, and when out of sight, is it not visible. So they appear to twinkle, but planets do not twinkle. ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो ल्यूमिनस बॉडी होते हैं। ल्यूमिनस बॉडी के पास ओन लाइट होती है, खुद वो लाइट इमिट करते हैं। लेकिन प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास लाइट जो होती है वो खुद की नहीं होती है। अब जब स्टार्स जो हैं बहुत ही दूर हैं, जब वहाँ से लाइट आती है तो वैक्यूम में जब तक तो ट्रैवल कर रही है वो मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल कर रही है, लेकिन जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो इसकी स्पीड जो होती है वो कुछ कम हो जाती है, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ड्यू टू दिस लाइट जो होती है वो कंटिन्यूअस हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण हमें जब हमारे आंखों तक पहुंचती है लाइट तो हमें स्टार दिखाई देता है, जब नहीं पहुंचती है तो नहीं दिखाई देता है। ड्यू टू दिस हमें लगता है कि स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अस ड्यू टू विच द साइज ऑफ अपेरेंट इमेज इज सो लार्ज। आप जानते हैं प्लैनेट्स जो है वो काफ़ी नज़दीक हैं एज़ कम्पेयर टू स्टार्स, तो इस वजह से ये हमें बड़े भी दिखाई देते हैं और इनकी साइज़ जो होती है वो बड़ी दिखाई देती है और इनका एग्जैक्ट पोजीशन पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स जो हैं वो सन से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। सन भी हमारा एक स्टार है, तो ये बहुत दूर से होते हैं, इसी वजह से इनका एग्जैक्ट पोजीशन और साथ ही साथ अगर इनकी हम बात करें ट्विंकलिंग की, तो ये हमें दोनों दिखाई देते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस बहुत अधिक है और लाइट जब आती है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। यही कारण है कि द सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, सनसेट और सनराइज के समय में सन जो होता है वो हमें बड़ा दिखाई देता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही। ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू मैक्सिमम लेंथ ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, हेंस अपेरेंट इमेज इज क्लोजर टू आइज एंड अपीयर बिगर। ठीक है, तो जब सनसेट या सनराइज होता है तो उस समय रिफ्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जिसके कारण वो हमें साइज में बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्शन है, उसको आप करेक्ट करेंगे, वहाँ रिफ्रैक्शन आप इज मैक्सिमम होगा। वाई सनसेट इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर दैन द एक्चुअल सनराइज और सनसेट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सनराइज और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट का अर्लियर और डिले क्यों उसमें नज़र आता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर दैन द एक्चुअल सनराइज और सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर दैन इट्स सनराइज व्हेन इट कम्स क्लोज टू द हॉरिजन। ठीक है,
तो जो वेव्स होती हैं वो पहले ही आ जाती हैं और सन जो होता है वो थोड़ा लेट में आता है। इस वजह से 2 मिनट का हमें डिले सनसेट और सनराइज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये सब हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब एक देखिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हालांकि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे यूज है कि होता क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल सोल्यूशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। यानी कोलाइडल साइज की जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल की साइज क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर एंड ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच की जो साइज़ होती है वो कोलाइडल पार्टिकल्स की साइज़ कहलाती है। ये साइज़ के पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करने में कैपेबल होते हैं। तो हमें स्कैटरिंग भी पढ़नी है। द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ पार्टिकल विच हैज़ ग्रेटर डायमीटर इज कॉल्ड स्कैटरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि डिस्पर्सन अलग था। डिस्पर्सन ड्यू टू किसके कारण होता है, वो प्रिज्म के कारण होता है वो डिस्पर्सन। लेकिन यहाँ पे स्कैटरिंग जो होती है वो डर्ट पार्टिकल्स या फिर एयर पार्टिकल्स के कारण होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यही है कि जो हमारे एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो जो कैपेबल होते हैं सनलाइट को स्कैटर करने में। इसके कारण कुछ फिनोमेनन बनते हैं जो कि हम लोग नेचर में देखते हैं। द स्काई अपीयर्स ब्लू, हमारा जो आसमान होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When white light passes through the atmosphere, violet, indigo and blue colors encounter suspended particles. These waves are absorbed and then scattered and are received by our eyes। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है वायलेट, इंडिगो और ब्लू की, तो ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड भी होते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनको स्कैटर्ड कर देते हैं और इन्हें एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमें जो स्काई होता है वो ब्लू नज़र आता है। द सन अपीयर्स येलो, येलो कलर का सन क्यों अपीयर होता है, क्यों दिखाई देता है। वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर्स आर स्कैटर्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, तो ये ऊपर के ही एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो जाती है। सो द रिजल्टेंट लाइट इज येलो, इसीलिए बाकी का जो होता है वो येलो हमें दिखाई देता है। व्हेन दिस लाइट इंटर्स आवर आइज इट इज अपीयर्स येलो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट जो होता है जो कि स्पेस में होता है उसको जो होता है वहाँ पे स्काई यानी जो आसमान होता है वो ब्लैक नज़र आता है, डार्क एकदम, ब्लू नज़र नहीं आता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पार्टिकल्स नहीं पड़ते हैं, नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो वैक्यूम है। इन स्पेस नो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, दस नो स्कैटरिंग अकर्स, हेंस द स्काई अपीयर्स डार्क। तो वहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है तो स्कैटरिंग होती नहीं है, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट जो होता है उसको स्पेस में जो स्काई होती है बिल्कुल डार्क दिखाई देती है। नेक्स्ट है द स्मोक कमिंग आउट ऑफ कोल फायर्ड चिमनी अपीयर्स ब्लू ऑन अ मिस्टी डे। ठीक है, मिस्टी डे, मिस्ट यानी कि कोहरा जब होता है। ठीक है, द टीनी पार्टिकल्स आर स्मोक एंड मॉइस्चर स्कैटर ब्लू कलर ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो जो अब उसमें वाटर, कोहरे के समय में वाटर पार्टिकल्स भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एयर के साथ साथ वो भी जो आपका ब्लू कलर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ड्यू टू दिस वो जो होते हैं हमारे आँखों तक पहुँचते हैं और हमें जो स्मोक होता है वो ब्लू कलर का नज़र आता है। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नो पार्टिकल्स आर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही कारण होता है। एक और एग्जांपल देख लेंगे। द मोटरिस्ट यूज ऑरेंज लाइट रेदर देन नॉर्मल वाइट लाइट ऑन ए फॉगी डे। ठीक है, हाँ देखिए जब बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो उसमें आप देखते होंगे कि जो भी व्हीकल्स वगैरह होती हैं उसमें जो उनकी जो हेडलाइट में अगर वाइट लाइट होती है तो या तो उसके ऊपर से कलरफुल जो होते हैं प्लास्टिक्स आते हैं उसको वो चिपका देते हैं, या फिर आप देखते हैं कि वो लाइट को ही चेंज करा देते हैं, कलरफुल लाइट कर देते हैं जिसके कारण दूर तक दिखाई दे। अदरवाइज जो आपका वाइट लाइट होता है वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। अब वही एक्सप्लेन किया गया है। इफ द मोटरिस्ट यूजेज वाइट लाइट वाइल ड्राइविंग इन फॉग देन द टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल स्कैटर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट। दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट ऑन रीचिंग द आइज विल डिक्रीज विजिबिलिटी एंड हेंस ड्राइविंग विल बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है,
तो जो इसमें वाइट लाइट होती है वो उन पार्टिकल्स के साथ जा कर के ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगी, जो कि ब्लू कलर, और ब्लू कलर जो होती है आंखों तक, क्योंकि ब्लू कलर जो होती है बहुत ही विजिबिलिटी में क्लियर नहीं होती, इस वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, और ड्राइवर जो होगा उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से ऐसा नहीं किया जाता। हाउएवर व्हेन ऑरेंज लाइट इज यूज्ड इट डज नॉट गेट स्कैटर्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एंड हेंस द ड्राइवर कैन सी क्लियरली। तो आप जानते ही हैं कि ये रेड कलर या ऑरेंज कलर, येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे अधिक होती है, तो स्कैटरिंग कम होती है, जिसके कारण जो ड्राइवर होता है उसको दूर तक दिखाई देता है और एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी जो थी ये आपके नेचुरल फिनोमिनन थे इस चैप्टर के। तो ये चैप्टर यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह से आगे भी आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसका अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल त्रिपाठी ट्यूटोरियल से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप वहां पे जा कर के उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा कर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।